नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके जो डिफरेंट या वेरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके क्या रीजंस होते हैं इनके बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी व्यावसायिक नीति निर्धारण में मांग की लोच का क्या महत्व होता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, उन अलग अलग एस्पेक्ट में या अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उन पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस टाइप से इफेक्टिव होती है, किस टाइप से उसके इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस पॉलिसी में क्या चेंज करे जाते हैं। तो उसके स्टार्ट होता है वो डिमांड फोरकास्टिंग से होता है, मांग पूर्वानुमान है, उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। कोई भी बिजनेस है, अब आप किस नेचर का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप फ्यूचर की डिमांड को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। मान लीजिए आप इन इलास्टिक डिमांड वाला प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस आप इंक्रीज भी करेंगे तब भी उसकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं होता है। अगर आप हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्राइस भी इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिमांड है वो डिक्रीज होने वाली है। तो इलास्टिसिटी के बिहाफ पर डिमांड को फोरकास्ट करना थोड़ा बहुत पॉसिबल होता है। फिर सेकंड आता है इसका प्लानिंग ऑफ द फर्म्स ग्रोथ, फर्म की वृद्धि का नियोजन। अब कोई भी बिजनेसमैन है वो कभी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके वो सैचुरेशन स्टेज में आ जाए, उसके बाद उसमें ग्रोथ ना हो। ऐसे ही जितनी भी फर्म्स, कंपनीज, इंडस्ट्री है जो मार्केट में ऑपरेट होती है वो डे बाय डे अपनी कंपनी, फर्म, इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो देखना चाहते हैं। इलास्टिसिटी उसमें एक पार्ट होता है जो आपकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इलास्टिक डिमांड का प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जितने प्रोपोर्शन में आप प्राइस इंक्रीज करेंगे, चांसेस होता है कि कंज्यूमर की इनकम सपोज इंक्रीज नहीं हो रही है तो उतना ही प्रोपोर्शन है वो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो कंपनी को पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन से नेचर का प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस हैं उनको डिसाइड करा जाता है। मान लीजिए आप ऐसा प्रोडक्ट है प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनकी फ्यूचर में डिमांड होने के अच्छे चांसेस हैं, तो डेफिनेटली फर्म की ग्रोथ है वो भी आपकी पॉजिटिव रहेगी। और अगर डिमांड डिक्रीज होने के चांसेस है तो फर्म की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड डिक्रीज होगी तो फर्म की ग्रोथ है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। फिर नेक्स्ट आता है द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, कीमत निर्धारण में। अब इसके भी डिफरेंट डायमेंशंस लिए हैं, जैसे सबसे पहला आता है आपका मोनोपोली सिचुएशन होती है, यानी एकाधिकार। मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पर सिंगल सेलर होता है, यानी एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का एक ही विक्रेता मार्केट में अवेलेबल होता है, उस सिचुएशन को मोनोपोली बोला जाता है। अब मान लीजिए एक मोनोपोलिस्ट है वो इन इलास्टिक डिमांड का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो डेफिनेटली वो सिंगल सेलर है, उसकी इतनी प्राइस हाई सेट करेगा कि उसका प्रॉफिट है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जाए। और सपोज वो हाईली इलास्टिक डिमांड वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उस केस में वो ज्यादा प्राइस नहीं रख सकता है इवन सिंगल सेलर होने के बावजूद भी, तो उस सिचुएशन में उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। फिर इसका सेकंड डायमेंशन है डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली। ये वो सिचुएशन होती है जहां पे एक सिंगल सेलर डिफरेंट मार्केट में, वो चाहे डोमेस्टिक के बिहाफ पर हो या इंटरनेशनल मार्केट हो या फिर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी के बिहाफ पर प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन करता है। जनरली ये होता है कि कोई भी सेलर, हालांकि रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलती है, बट कोई सिंगल सेलर है डोमेस्टिकली वो प्रोडक्ट को उसकी डिमांड है वो इन इलास्टिक है तो वो डेफिनेटली हायर प्राइस सेट करेगा। और हो सकता है फॉरेन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में उसको परफेक्ट कंपटीशन या उसमें ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तो उस केस में उसके प्रोडक्ट की डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होती है तो वो डेफिनेटली वहाँ पर कम प्राइस सेट करता है। ऐसे ही दो मार्केट ऐसे भी हो सकते हैं डोमेस्टिकली जिनमें आपस में इंफॉर्मेशन ज़्यादा शेयर ना होती हो या डिस्टेंस होने की वजह से वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है, बट उसका बेसिस है वो इन जनरल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। अगर इन इलास्टिक प्रोडक्ट है तो ज़्यादा प्राइस रखेगा, हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट है तो उसकी कम प्राइस रखनी पड़ती है। फिर एक इसमें आता है जॉइंट प्रोडक्ट का।
जॉइंट प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी एक पर दूसरा प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है, यानी जिनकी डिमांड है वो जॉइंटली होती है। जैसे सॉक्स है, उनका शूज के साथ में कॉम्बिनेशन आता है। मान लीजिए कि जो शॉक्स है शूज है, उनकी प्राइस ज़्यादा रखी जाती है और उनकी डिमांड इन इलास्टिक है, तो डेफिनेटली वहाँ पर सॉक्स हैं वो भी इजीली सेल आउट करे जा सकते हैं, चाहे उनकी इलास्टिसिटी कुछ भी हो। तो जॉइंटली डिमांड करने जाने वाले प्रोडक्ट हैं, उसमें एक प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी के बिहाफ पर दूसरे प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को फोरकास्ट करा जाता है या उसकी प्राइसेस है वो डिटरमाइन करी जाती है। और एक इसमें आता है डंपिंग। डंपिंग को हिंदी में राशिपातन बोलते हैं। डंपिंग इन जनरल इंटरनेशनल मार्केट में होता है। कोई भी ऐसी कंपनी होती है जो डोमेस्टिकली अच्छा खासा उसका मार्केट होता है और फॉरेन कंट्री में वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती है। उस सिचुएशन में क्या करा जाता है कि वो अपनी प्राइस को इतना कम कर देते हैं, या तो कॉस्ट पर ही प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं या कॉस्ट है उससे कम पर भी मार्केट कैप्चर करने के पर्पज से प्राइस है वो सेट करी जाती है। बट डंपिंग तभी आपकी सक्सेसफुल रहती है जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो इलास्टिक या हाईली इलास्टिक हो। अगर इन इलास्टिक है उस सिचुएशन में आप डंपिंग की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो कंपनी को ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला होता है। फिर नेक्स्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, विपणन व्यूह रचनाएं। इन जनरली आज की डेट में कोई भी कंपनी है उसकी सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज या एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको सेल आउट करने में। तो डेफिनेटली इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका भी एक पर्टिकुलर पार्ट आता है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है यानी बेरोजगार मांग है, तो उस केस में आपको ज्यादा सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज या एडवर्टीजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इतना ही कैंपेन करते हैं कि आपके प्रोडक्ट की अप्रोच है वो जनरल कंज्यूमर तक हो जाती है। बट आपका प्रोडक्ट हाईली इलास्टिक डिमांड वाले नेचर का है तो उस केस में आपको इस टाइप की एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, कई कंपनीज है, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये सारी कंपनीज हैं, इनमें इतना कंपटीशन होता है और एक पर्टिकुलर समर टाइम में हर दूसरा एडवर्टीजमेंट आपको इन कंपनीज का देखने को मिल जाता है। तो आपका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड का नेचर क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, उसके बिहाफ पर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है वो प्रिपेयर करी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, यातायात उद्योग में। इसका हालांकि एक सेपरेट पॉइंट भी था, जो रेलवे का फेयर है वो डिसाइड करा जाता है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ माल ढुलाई की जो बात करी जाती है उस टर्म में ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट आती है या उसकी जो प्राइसिंग है वो डिसाइड करनी होती है। कोई ऐसा प्रोडक्ट आपका है जिसको आपको कंपल्सरीली ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूसरी जगह पे पहुंचाना है और इसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, तो वहां पर डेफिनेटली ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ज़्यादा फेयर डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा भाड़ा उनको देना पड़े, इतना फ्रेट वो डिसाइड कर देते हैं कि उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा, अगर आपका जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स है उसकी डिमांड हाईली इलास्टिक है तो उस केस में आपको कम फेयर रखना पड़ता है। एक इसमें और छोटा सा एग्जांपल लिया जा सकता है, मान लीजिए किसी सिटी से किसी रूरल एरिया में आपको जाना है और पूरे दिन में मात्र एक बस वहां पे ऑपरेट होती है, तो जितने भी पैसेंजर है उनका मूवमेंट उसी बस के थ्रू होता है और वो सिंगल सर्विस प्रोवाइडर होता है। इट मींस उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है, तो वो ज़्यादा फ्रेट चार्ज कर सकता है, ज़्यादा भाड़ा चार्ज कर सकता है। बट वहाँ पर दिन में 20, 30, 40, 50 बसें जाती हैं तो डेफिनेटली कंपटीशन की वजह से उसको कम फेयर चार्ज करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है वेज डिटर्मिनेशन, मजदूरी निर्धारण। हालांकि इसका इंडस्ट्री में जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, खासतौर से इकोनॉमिक्स में 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं। लैंड आता है, उसकी एवज में रेंट पे करा जाता है, भूमि के लिए लगान दिया जाता है। फिर जो लेबर है उसको वेजेस पे करी जाती है। फिर उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं कैपिटल की एवज में इंटरेस्ट है वो पे करा जाता है। और एक जो रिस्क टेकर होता है जिसे एंटरप्रेन्योर बोला जाता है उसका प्रॉफिट होता है। और एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसके लिए अलग से कोई रेवेन्यू नहीं होता है। इनकी जो प्राइसिंग डिसाइड करी जाती है वो इनकी इलास्टिसिटी के बिहाफ पर होती है। मान लीजिए आपके पर्टिकुलर मार्केट में लेबर है वो हाईली इलास्टिक डिमांड वाली है, यानी उसमें भयंकर कंपटीशन है, तो उस सिचुएशन में क्या करा जाता है, लेबर रेट है वो हायर सेट करी जाती है, यानी उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर उनकी डिमांड
इन इलास्टिक है यानी आपके पास में वो लेबर कंपलसरी है, तब तो आप डेफिनेटली ज्यादा उसकी वेज रेट है वो डिटरमाइन करते हैं। सॉरी मैंने इसमें थोड़ा उल्टा बता दिया। इन इलास्टिक डिमांड वाला होता है, उस सिचुएशन में क्या ज्यादा लेबर रेट सेट करी जाती है। और हाईली इलास्टिक डिमांड है यानी हर दूसरा पर्सन लेबर वर्क करने को तैयार है, तो वहां पर लेबर रेट्स हैं उनको मिनिमम सेट करा जाता है। तो ये वेज के रेफरेंस में भी है और दूसरे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पत्ति के साधन होते हैं, उनके रेफरेंस में भी यही चीज लागू होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी अमंगेस्ट प्लेंटी। संपन्नता के बीच गरीबी है, उस चीज को समझाने का काम भी इलास्टिसिटी करती है। हालांकि इसका कंप्लीटली रिलेवेंस है वो फार्मर्स के साथ में आता है, किसान है उनके साथ में आता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं रेगुलरली लोगों की इनकम है वो इंक्रीज हुई है। लास्ट 48 इयर्स की स्टडी आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी सैलरी इन जनरल 120 टू 180 टाइम्स इंक्रीज हुई है, 120 से 180 गुना बढ़ी है। बट फार्मर्स की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उनकी इनकम की बात करी जाए वो ओनली 19-20 टाइम्स से ही इंक्रीज हुई है। तो इसका रीजन क्या है? अब फार्मर्स की जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड भी इनइलास्टिक होती है, उसके बावजूद वो लोग हायर प्राइस सेट नहीं कर पाते हैं। हालांकि डिमांड इनइलास्टिक है बट ओवर प्रोडक्शन होगा तो उसका कंजम्पशन भी लिमिटेड है। रीजन बीइंग आप जैसे गेहूं चावल इन सब चीजों की बात करते हैं, जितनी पॉपुलेशन है उतना ही तो कंज्यूम होगा। अब प्रोडक्शन उससे डबल हो जाता है तो आपको कम रेट में सेल आउट करना पड़ता है। इवन आपकी इकोनॉमी में बूम होता है फिर भी फार्मर्स को उसका इतना बेनिफिट नहीं होता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर नेक्स्ट आता है फार्म पॉलिसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी, कृषि नीति है उसके निर्धारण में। जैसे इंडिया में इन जनरल फार्मर्स को कई चीजों में, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, यूरिया हो या दूसरी चीजें होती है या आपके लिए जो इनपुट्स है एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन पर सब्सिडी है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से वो प्रोवाइड कराती है। इसका रीजन क्या होता है? यहाँ पर भी इलास्टिसिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल आता है। ये जो प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, जो फसलें आती हैं मार्केट में, जो फूड ग्रेन्स खाद्यान्न आते हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए रिक्वायर्ड होता है और फार्मर्स उनको हायर प्राइस में सेल आउट नहीं कर पाते तो उनकी जो लॉस होता है उसको गवर्नमेंट बियर करती है सब्सिडी के फॉर्म में। यानी इलास्टिसिटी है वो तो इनइलास्टिक है बट उनको फिर भी बेनिफिट नहीं होता तो गवर्नमेंट वहां पे सब्सिडी प्रोवाइड कराती है और उसका बेसिस क्या बनता है? इलास्टिसिटी बनता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर प्रभाव। देखो जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती जाती है, ज्यादा सेल आउट होते हैं, फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाता है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पर लेबर एंड एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है और लेबर एंड एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होती है तो अगेन डिमांड है वो इंक्रीज होने लग जाती है। और सपोज करें वहां पर ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसमें बार बार रिसेशन, डिप्रेशन इस टाइप की चीजें आ रही है तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो एम्प्लॉयमेंट का इनडायरेक्ट रिलेशन है वो इलास्टिसिटी के साथ में आता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीति निर्धारण में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंपॉर्टेंट रोल पाया जाता है। इनको डिफरेंट डायमेंशंस है उनके बिहाफ पर देखा जाता है। पहला प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री, उद्योगों की जो संरक्षण नीति बनाई जाती है उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंसिडर करते हुए बनाया जाता है। मान लीजिए आपकी कोई स्मॉल इंडस्ट्री है और उसी सेगमेंट में एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल या टीनी कॉटेज इंडस्ट्री है वो उसके कंपटीशन में नहीं टिक पाती है। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन पॉलिसी प्रोवाइड कराती है जिनके प्रोडक्ट की डिमांड हाईली इलास्टिक होती है और उसके कंपटीशन में बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। तो एग्जिस्टेंस के लिए आपका इलास्टिसिटी को बिहाफ बनाया जाता है, उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए। फिर एक इसमें आता है नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कौन से उद्योग होते हैं जिनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। जनरली इन इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट प्राइवेट प्लेयर्स के पास में होंगे तो वो उनकी इतनी ज्यादा प्राइस सेट कर देंगे कि जनरल पब्लिक है उस इतने सारे एक्सपेंडिचर को बियर नहीं कर पाती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी इंडस्ट्रीज को खुद के हाथ में ले लेती है, यानी प्राइवेट से उनका पब्लिक सेक्टर में कन्वर्जन है वो नेशनलाइजेशन होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जिनके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक होती है गवर्नमेंट उनका जनरली नेशनलाइजेशन करती है।
फिर एक इसमें आता है टैक्सेशन, यानी कर निर्धारण की जो बात आती है। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा इंपोज करेंगे जिनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट सोसाइटी में परचेज करे ही जाते हैं और उनकी डिमांड है वो कंटिन्यूअस बनी रहती है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगाकर गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और अगर गवर्नमेंट को ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करानी है तो ऐसे प्रोडक्ट पे टैक्स को कम इंपोज करना चाहिए। और एक आता है ट्रेड फ्लक्चुएशंस, यानी जो व्यापार में उच्चावचन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसी है वो इलास्टिसिटी के बिहाफ पर डिसाइड कर सकती है। इन इलास्टिक डिमांड वाली जो प्रोडक्ट होते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज में फ्लक्चुएशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जिनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हाईली इलास्टिक है तो उसमें फ्लक्चुएशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर इनकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाती है, डिमांड है वो ज़्यादा डिक्रीज होती है। अब इंडस्ट्री को बचाना ही गवर्नमेंट का एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उस इंडस्ट्री में एंगेज लेबर एंड एम्प्लॉय हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट है फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए इलास्टिसिटी को मेजर करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी है वो फ्रेम करी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ होता है उसके लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको एक बेसिस माना जाता है। किसी भी कंपनी को प्रॉफिट तब होगा, इन इलास्टिक डिमांड है तो डेफिनेटली चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो वो प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है। बट इलास्टिक डिमांड है वहां पर आप दूसरी प्रमोशनल एक्टिविटीज या फिर आपके दूसरे मेजर्स यूज करके इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉफिट को इंश्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो यूनिटरी इलास्टिक या हाईली इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट की बात हो रही है। मान लीजिए एक किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर 20 अदर कंट्रीज है, उनकी कंपनीज है वो आती है प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। अब उस केस में एक इंडियन कंपनी है वो थोड़ी सी प्राइस को कम सेट कर देती है तो डेफिनेटली इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट इजीली हो पाता है। तो इस टाइप की पॉलिसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में अप्लाई करी जा सकती है। और लास्ट आता है एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज, विज्ञापन तथा प्रोत्साहनात्मक क्रियाएं। हालांकि इसका पहले भी डिस्कस कर लिया, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनके अंदर जनरली कंपनीज को प्रमोशनल एक्टिविटीज या एडवर्टीजमेंट उन प्रोडक्ट्स में ज्यादा करना पड़ता है जिन प्रोडक्ट की डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होती है। अगर इन इलास्टिक है तो उस केस में ज्यादा आपको कैंपेन या एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रीजन बीइंग आप इन इलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट को सिंपल इतना सा एडवर्टीजमेंट या इतना प्रमोशन देना होता है कि वो हर एक कंज्यूमर के माइंड में एक बार पहुंच जाए। बट अगर आपकी कंपनी साथ में एग्जिस्ट करती हैं तो कंपटीशन इंक्रीज होगा और उस केस में आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह ज़्यादा करने पड़ते हैं। और ज़्यादा कंपनी कहाँ आती है जहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होती है। और इन इलास्टिक वाले जनरली गवर्नमेंट के पास में रहते हैं, प्राइवेट प्लेस के पास में वो प्रोडक्ट वाली कंपनीज होती हैं जिनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस देखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफरेंट बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, यानी व्यावसायिक नीति निर्धारण होती है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या रोल पाया जाता है। अब इस टॉपिक के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।